मान लीजिए भारत में 100 रुपये से आपको चाय, नाश्ता और एक बस का टिकट मिल सकता है, लेकिन अमेरिका में सिर्फ $2, जो करीब 160 रुपये के बराबर है, से शायद सिर्फ एक कप कॉफी मिले। तो सवाल यह है, क्या सिर्फ मुद्रा की एक्सचेंज दर पर अर्थव्यवस्था का आकलन करना सही है? क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका में 1 करोड़ रुपये कमाने वाले और भारत में 20 लाख रुपये कमाने वाले की जिंदगी में इतना बड़ा अंतर क्यों नहीं होता? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बड़ी रकम अलग अलग देशों में अलग अलग मूल्य रखती हो? यहीं से आता है परचेसिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट। परचेसिंग पावर का मतलब है कि एक देश में आपकी मुद्रा कितनी ताकतवर है, यानी वह कितनी चीजें खरीद सकती है। भारत जैसे देशों में कीमतें अमेरिका, यूरोप जैसे देशों की तुलना में काफी कम होती हैं। इसलिए यहां 10,000 रुपये की सैलरी भी लोगों को एक आरामदायक जीवन दे सकती है, जबकि अमेरिका में $10,000 से भी वही सुविधाएं पाना मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से अलग अलग देशों में नॉमिनल इनकम यानी आपकी कुल सैलरी और असल क्रय शक्ति में बड़ा फर्क होता है। तो चलिए इस दिलचस्प यात्रा पर, जहां हम मुद्रा से परे मूल्य को समझेंगे। परचेसिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति समता एक ऐसी थ्योरी है जो बताती है कि अलग अलग देशों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कैसे तुलना की जा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे संस्थान आर्थिक तुलना के लिए परचेसिंग पावर पैरिटी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह एक बेहतर तस्वीर देता है कि असल में किसी देश के नागरिकों की जीवन शैली और क्रय शक्ति कैसी है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अमेरिका में 1 कप कॉफी $5 का है, जबकि भारत में वही चाय 20 रुपये की है। अगर $1 की कीमत 80 रुपये है, तो अमेरिकी कॉफी की कीमत 400 रुपये होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में यह 20 रुपये है। क्यों? क्योंकि भारत में वस्तुओं की कीमतें यानी खरीदारी की शक्ति अमेरिका से कम होती है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अमेरिका में एक साधारण किराए के मकान का खर्च $1,500 यानी 1.2 लाख रुपए हो सकता है, जबकि भारत में 20,000 रुपए में एक आरामदायक फ्लैट मिल सकता है। अब सोचिए, अगर अमेरिका में किसी का मासिक खर्च $3,000 है और भारत में 60,000 रुपये, तो दोनों ही व्यक्ति अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब है कि खरीदारी की शक्ति के आधार पर भारत में खर्च करने की क्षमता अधिक है। इसे मापने के लिए एक इंडेक्स का उपयोग किया जाता है, जैसे बिग मैक इंडेक्स, जो दुनिया भर में एक ही वस्तु की कीमतों की तुलना करता है। यही वजह है कि PPP हमें मुद्रा के मूल्य को एक नए दृष्टिकोण से देखने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा इंडेक्स है जिसे द इकोनॉमिस्ट ने 1986 में शुरू किया था, ताकि देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति का तुलना की जा सके। यह इंडेक्स बहुत ही सरल अवधारणा पर आधारित है। मैकडॉनल्ड्स का बिग मैक बर्गर दुनिया भर में एक जैसा है। इसका मतलब हर देश में इसका उत्पादन और सामग्री लगभग समान है, लेकिन अलग अलग देशों में इसकी कीमतें अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में एक बिग मैक की कीमत करीब 230 रुपये है, जबकि अमेरिका में वही बर्गर $5 यानी 422 रुपये के करीब मिलता है। इसका मतलब यह है कि भारत की मुद्रा की क्रय शक्ति अमेरिका की तुलना में ज्यादा है। 230 रुपये का उतना ही मूल्य है जितना अमेरिका में $5 का। अब इसे $50 का उपयोग कर समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में एक बिग मैक की कीमत लगभग $5.36 है, जिससे $50 में आप 9 बर्गर खरीद सकते हैं। भारत में एक महाराजा मैक, जो इसका समान रूप है, की कीमत $2.45 है, जिससे आप 20 बर्गर खरीद सकते हैं। कनाडा में एक बिग मैक की कीमत $6.30 है और $50 से सिर्फ 8 बर्गर ही खरीदे जा सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम में एक बिग मैक की कीमत $4.62 है और $50 में आप 10 बर्गर खरीद सकते हैं।
यह अंतर इस बात को दर्शाता है कि अलग अलग देशों में $50 की परचेसिंग पावर कितनी अलग हो सकती है। कुछ देशों में यही राशि बहुत ज्यादा खर्च की क्षमता देती है, जबकि अन्य देशों में यह काफी कम हो जाती है। यह परचेसिंग पावर पैरिटी की सरल व्याख्या है। बिग मैक इंडेक्स यह भी दिखाता है कि कौन सी मुद्रा अपनी असली वैल्यू से ज्यादा या कम आंकी गई है। अगर किसी देश में बिग मैक की कीमत लोकल करेंसी में अमेरिकी कीमत से सस्ती है, तो वह मुद्रा अंडरवैल्यूड मानी जाती है। उदाहरण के लिए, भारतीय रुपये को बिग मैक इंडेक्स के अनुसार अंडरवैल्यूड कहा जा सकता है। तो बिग मैक इंडेक्स एक व्यावहारिक तरीका है यह समझने का कि पीपीपी सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है। यह हमारे रोजमर्रा के खर्चे और जीवन शैली पर असर डालता है। इससे हमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि एक ही चीज अलग अलग देशों में कितनी सस्ती या महंगी हो सकती है। परचेसिंग पावर पैरिटी इसीलिए नॉमिनल जीडीपी से बेहतर मानी जाती है जब हमें असली आर्थिक ताकत और जीवन स्तर की तुलना करनी हो। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि जीडीपी और महंगाई का इसमें क्या रोल है। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश की अर्थव्यवस्था की कुल उत्पादन क्षमता को मापता है। इसे दो मुख्य तरीकों से मापा जाता है, नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकलन उसकी घरेलू मुद्रा में बाजार दर के आधार पर करता है। लेकिन इसमें एक समस्या है, हर देश की मुद्रा की वैल्यू अलग होती है। जैसे $1 अमेरिका में 84 रुपये के बराबर हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दोनों देशों की क्रय शक्ति बराबर है। नॉमिनल जीडीपी में भारत लगभग $3.7 ट्रिलियन के साथ 5वें स्थान पर है। यह आंकड़ा भारत की अर्थव्यवस्था का मोटा आकलन देता है, लेकिन यह नहीं दिखाता कि भारत में यह धन कितना प्रभावी है। दूसरी तरफ पीपीपी जीडीपी यह समझने की कोशिश करता है कि अलग अलग देशों में एक ही धनराशि कितनी खरीदारी कर सकती है। यह मुद्रा के मूल अंतर को हटाकर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को ध्यान में रखता है। भारत का पीपीपी जीडीपी लगभग $16 ट्रिलियन है। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था असल में उतनी प्रभावी है जितनी अमेरिका या चीन की। यही वजह है कि पीपीई जीडीपी में भारत तीसरे स्थान पर आता है। अब इन दोनों में अंतर को समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी मुद्रा के बाजार मूल्य को देखता है। यह अच्छी तुलना करता है जब देशों की मुद्राएं मजबूत या स्थिर होती हैं, जैसे अमेरिका या यूरोप। लेकिन यह कम आय वाले देशों के लिए सही मूल्यांकन नहीं देता। वहीं पीपीपी जीडीपी यह समझने में मदद करता है कि वह पैसा वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक कीमतों पर कितना असर डाल सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में $1 84 रुपये हो सकता है, लेकिन यह 84 रुपये भारत में $1 से ज्यादा सामान खरीद सकता है। तो नॉमिनल जीडीपी एक सतही नजर डालता है, जबकि पीपीपी जीडीपी गहराई से देश की असली आर्थिक ताकत को दिखाता है। दोनों ही आंकड़े अलग अलग जरूरतों के लिए जरूरी हैं। निवेशक और नीति निर्माता अक्सर पीपीपी जीडीपी का सहारा लेते हैं, क्योंकि यह एक देश की आंतरिक ताकत को ज्यादा सही तरीके से दर्शाता है। महंगाई का भी इसमें बड़ा योगदान है। जब मुद्राएं कमजोर होती हैं या महंगाई बढ़ती है, तो नॉमिनल जीडीपी तुरंत गिरता है, जबकि पीपीपी जीडीपी स्थिर रहता है। अब इसे वास्तविक जीवन के दृष्टिकोण से देखते हैं। अमेरिका में एक औसत व्यक्ति का मासिक खर्च $6,080 है, जिसमें मकान किराया, खाना और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। वहीं भारत में 40,000 से 80,000 रुपये के बीच का खर्च एक आरामदायक जीवन के लिए पर्याप्त हो सकता है। सोचिए, न्यूयॉर्क में एक बेडरूम अपार्टमेंट का किराया $4,173 तक हो सकता है, जबकि मुंबई में 30,000 रुपये में एक अच्छा फ्लैट मिल सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में भी बड़ा अंतर है। अमेरिका में एक साधारण डॉक्टर विजिट $100 तक की हो सकती है, जबकि भारत में यह 500 से 1,000 रुपये के बीच होगी। यहां तक कि ग्रोसरी और परिवहन में भी बड़ा अंतर है। अमेरिका में एक औसत व्यक्ति का मासिक ग्रोसरी खर्च $1,100 तक होता है, जबकि भारत में यह 2,000 से 6,000 रुपये के बीच हो सकता है। यही वजह है कि भारत में कमाई की शक्ति ज्यादा महसूस होती है। भारत के लिए परचेसिंग पावर पैरिटी का महत्व और भी बढ़ जाता है। नॉमिनल जीडीपी में भले ही हम 5वें स्थान पर हों,
लेकिन पीपीपी आधारित जीडीपी हमें तीसरे स्थान पर रखता है। इससे पता चलता है कि भारत की असली ताकत उसकी क्रय शक्ति और उत्पादन क्षमता में है। यही वजह है कि भारत में निवेश करने वाले विदेशी निवेशक पीपीपी आधारित जीडीपी को ध्यान में रखते हैं। भारत की स्थानीय अर्थव्यवस्था जैसे टेक्सटाइल और आईटी कम लागत में ज्यादा उत्पादन करने में सक्षम है। कई वैश्विक कंपनियां भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में चुन रही हैं, क्योंकि यहां उत्पादन की लागत कम है। यह भारत की क्रय शक्ति और इसकी अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। तो अगली बार जब आप सुने कि कोई अमेरिका में 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो याद रखें कि वही कमाई भारत में लाखों की ताकत के बराबर हो सकती है। असली दौलत सिर्फ बड़ी संख्याओं में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि आपकी कमाई से आप अपने देश में क्या हासिल कर सकते हैं। और यही समझाने के लिए है परचेसिंग पावर पैरिटी। यह हमें यह भी सिखाता है कि एक आंकड़ा अकेले अर्थव्यवस्था की ताकत को परिभाषित नहीं कर सकता। आखिरकार संख्या मायने रखती है, लेकिन संदर्भ उससे भी ज्यादा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अपने सुझाव और सवाल हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगली बार हम ऐसे ही और दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे।